हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के सेशन में। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने एग्जाम्स की प्रिपरेशन अच्छे से कर रहे होंगे। आज हम अपने इंडियन पॉलिटी लेक्चर सीरीज के छठे लेक्चर में हैं। इसमें हम पॉलिटी को सबसे पहले डिटेल में टॉपिक वाइज डिस्कस करते हैं और फिर लास्ट में कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं जो कि उस टॉपिक से ही जुड़े होते हैं। इससे हमारा कॉन्सेप्ट्स प्लस क्वेश्चन सॉल्विंग एबिलिटी दोनों इंक्रीज होती हैं। तो पिछले क्लास में हमने अभी तक प्रियम्बल यानी प्रस्तावना को पढ़ लिया था। तो आज हम अपने आर्टिकल्स स्टार्ट करेंगे। आर्टिकल 1 से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम संविधान का भाग 1 देखेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। इससे पहले अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों में, ताकि अधिक से अधिक लोग इसका लाभ उठा सकें। और वीडियो देखने के बाद अगर अच्छा लगे तो उसे लाइक भी कर दीजिएगा। तो चलिए ज़्यादा देर नहीं करते हैं, स्टार्ट करते हैं आज के अपने टॉपिक को। अभी तक हमने जो देखा था उसमें हमने प्रस्तावना को कर लिया था। तो आज से हमारा संविधान सही रूपों में स्टार्ट हो रहा है, जिसमें हम संविधान के भाग 1 से देखना स्टार्ट करेंगे और ये क्रम ऐसे ही जारी रहेगा। संविधान के भाग 1 में कुल 4 अनुच्छेद है। यह भारत के संघ और उसके क्षेत्र से संबंधित है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। भारतीय संविधान का भाग 1 जो कि भारतीय संघ और उसके क्षेत्र से संबंधित है, उसमें कुल 4 आर्टिकल है, आर्टिकल 1 से 4 तक। तो याद रखिएगा, भाग 1 का संबंध है भारत का संघ और उसका राज्य क्षेत्र। इसमें कुल 4 अनुच्छेद है। अनुच्छेद 1, 2, 3 और 4। अनुच्छेद 1 की बात करें तो अनुच्छेद 1 जो है वो भारतीय संविधान का अनुच्छेद जो 1 है वो भारत एक राज्यों का संघ है ऐसा कहता है। आर्टिकल 1 में कहा गया है इंडिया अर्थात भारत। याद रखिए, इंडिया जो कि भारत है, इंडिया अर्थात भारत एक राज्यों का संघ है। राज्यों का संघ है मतलब कोई भी राज्य जो है वह भारतीय संघ से अलग नहीं हो सकता है, क्योंकि ये सभी के समूह से एक भारत बनता है और इसका कोई भी भाग उतना ही विशेष है जितना कोई अन्य भाग, और अपनी इच्छा से कोई भी क्षेत्र स्वतंत्र नहीं हो सकता है। हमारा जो भारतीय संघ है उसको हम कुल 3 भागों में विभाजित करते हैं, जिनमें राज्य हैं, यूनियन टेरिटरी हैं और ऐसा क्षेत्र है जिसे हम भविष्य में अधिग्रहित कर सकते हैं, अर्थात स्टेट है, यूटी है और ऐसा क्षेत्र जो भारत सरकार द्वारा किसी भी समय अधिग्रहित किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे पीओके पर हम भविष्य में अगर अधिग्रहित करते हैं तो वह भारतीय संघ का हिस्सा हो जाएगा। हमारे संविधान की पहली अनुसूची में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश के नामों का वर्णन है और संविधान में वर्णित जो राज्य है वह सभी राज्य जो हैं वह समान है और सभी पे कोई भी कानून समान रूप से लागू होते हैं, कुछ अपवादों को छोड़कर। वो अपवाद कौन से हैं? तो 5वीं और 6ठी अनुसूची में जो राज्य शामिल हैं उसको छोड़कर अन्य सभी राज्यों में समान रूप से वह कानून लागू होगा। देख सकते हैं, मैंने आपको पहले बताया था संविधान में भारत को राज्यों का संघ कहा गया है क्योंकि भारत राज्यों के बीच किसी सौदेबाजी या समझौते का परिणाम नहीं है, जैसा कि अमेरिका में है। अमेरिका में क्या है, सभी स्टेट उसके अलग अलग थे और सभी ने समझौता करके एक अमेरिकी संघ यानी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का निर्माण किया। लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। भारत में कोई भी राज्य जो है वह भारत से स्वतंत्र, संघ से स्वतंत्र नहीं हो सकता है, जबकि अमेरिका में ऐसा नहीं है। अमेरिका में कोई भी राज्य चाहे तो अगर वहां की जनता बहुमत से इस बात को स्वीकारती है तो ऐसा हो सकता है। याद रखिएगा, भारतीय संविधान का भाग 1 जो है वह संघ और उसके राज्य क्षेत्र से संबंधित है। उसमें कुल 4 अनुच्छेद है, 1 से 4 तक। अनुच्छेद 1 जो है वो बताता है कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ है और हमारे इसी भाग में संविधान के पहली अनुसूची में राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के नामों का भी उल्लेख देखने को मिलता है। तो इन पॉइंट्स को याद रखिएगा। अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 2 आर्टिकल 2। ये नए राज्यों के गठन से संबंधित है। ये नए राज्य कौन है? जो भारतीय संघ के अभी भाग नहीं है, यानी भारतीय संघ से अलग कोई राष्ट्र है, राज्य है जो भारत में शामिल होना चाहता है तो उसकी कोई गठन का प्रावधान जो है आर्टिकल 2 में किया गया है। जैसे अगर नेपाल कहे कि हमें भारत में विलय होना है तो उसे आर्टिकल 2 के माध्यम से भारत में शामिल किया जाएगा।
और उसे जब भारत में शामिल किया जाएगा तो उसे एक अलग राज्य के रूप में अगर गठित करना है या पूर्व से निर्धारित किसी राज्य में शामिल कर देना है तो ऐसा काम अनुच्छेद 2 के माध्यम से किया जा सकता है। यानी नए राज्य की स्थापना भी की जा सकती है और उसे किसी अन्य राज्य में भी शामिल किया जा सकता है। यह संविधान के अनुच्छेद 2 में माध्यम से किया जाता है। तो याद रखिएगा आर्टिकल 2 का संबंध किससे है? नए राज्यों के गठन से है। ये नए राज्य कौन है? ये भारतीय सीमा से बाहर के राज्य है, यानी भारतीय संघ का भाग अभी नहीं है। याद रखिएगा। अगला अनुच्छेद जो है वह है आर्टिकल 3। आर्टिकल 3 भी राज्यों के पुनर्गठन से संबंधित है, लेकिन ये राज्य कौन है? ये भारतीय संघ के भाग है। जैसे हमारा कोई राज्य है, उससे दो राज्य का निर्माण करना है, जैसे बिहार ही ले लीजिए, उसके मिथिला क्षेत्र को तोड़ के अगर एक नए राज्य मिथिला राज्य का निर्माण किया जाता है तो यह आर्टिकल 3 यानी अनुच्छेद 3 के तहत किया जाएगा। अगर उसके नाम में परिवर्तन करना हो, क्षेत्र में परिवर्तन करना हो, सीमाओं में परिवर्तन करना हो, तो यह सभी आर्टिकल 3 के अंतर्गत होगा। और ये आर्टिकल 3 सिर्फ उसी पे लागू होंगे जो भारतीय संघ के पहले से ही हिस्सा है। अगर जो हिस्सा नहीं है भारतीय संघ को, वह आर्टिकल 2 के अंतर्गत होगा। आर्टिकल 3 के अंतर्गत प्राप्त शक्ति के आधार पर संसद निम्नलिखित कार्य कर सकती है। क्या क्या कार्य कर सकती है संसद? तो यह किसी भी राज्य से अपने क्षेत्र को अलग करके दो या अधिक राज्य अथवा राज्यों के भागों को मिलाकर अथवा किसी राज्य के भाग से कोई क्षेत्र जोड़कर नया राज्य बना सकती है। यानी दो राज्य के किसी क्षेत्र को जोड़ के एक नया राज्य बनाया जा सकता है, या दो राज्य को मिला करके एक राज्य बनाया जा सकता है, या किसी एक राज्य के कुछ हिस्सों को तोड़कर एक अलग राज्य बनाया जा सकता, अथवा उसके नाम में परिवर्तन करना हो तो यह आर्टिकल 3 के अंतर्गत होगा। जैसे हाल ही में वेस्ट बंगाल की चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी कह रही थी कि पश्चिम बंगाल का नाम बदल के पूरा बंगाल कर दिया जाए सिर्फ, तो यह आर्टिकल 3 के माध्यम से संसद कर सकती है। और यह केंद्रीय संसद के अधीन है। राज्य सरकारें इस पे कुछ नहीं कर सकती हैं। राज्य सरकारें सलाहकार मंडली का काम कर सकती हैं, लेकिन उनका कुछ विधायी शक्ति नहीं होती है। तो याद रखिएगा आर्टिकल 1, 2 और 3 को। तो आर्टिकल 3 में क्या था? किसी राज्य का क्षेत्र घटा सकती है, किसी राज्य की वर्तमान सीमाओं में परिवर्तन कर सकती है और किसी राज्य का नाम बदल सकती है, लेकिन इसके कुछ शर्त है। इस प्रावधान को बनाने के लिए संसद में कुछ शर्तें लगाई गई हैं। ये शर्त क्या है? उपरोक्त संदर्भ में परिवर्तन से संबंधित कोई भी अध्यादेश राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति के बाद ही संसद में प्रस्तुत किया जा सकता है। यानी राष्ट्रपति का पूर्व स्वीकृति चाहिए। अगर राज्य की सीमा, क्षेत्र और नाम में परिवर्तन करना है तो इसके लिए राष्ट्रपति की पूर्ण अनुशंसा चाहिए। राष्ट्रपति क्या करेगा? राष्ट्रपति इस अध्यादेश के संस्तुति से पहले राज्य विधानमंडल के पास इस प्रस्ताव को भेजेगा कि राज्य की सीमा, क्षेत्र में परिवर्तन करना है, और इस पर राज्य विधानमंडल अपना राय दे सकती है। अगर संसद चाहे तो उसके राय को स्वीकार भी कर सकती है अथवा रिजेक्ट भी कर सकती है। तो इसको याद रखिएगा, राष्ट्रपति या संसद राज्य विधानमंडल की राय को मानने के लिए बाध्य नहीं है। उसे वह स्वीकार कर भी सकती है और अस्वीकार भी कर सकती है। विधानमंडल द्वारा इस मत को भेजने की एक निश्चित सीमा होती है। उसी सीमा के अंतर्गत उन्हें राय भेजना होता है। अगर नहीं भेजते हैं, ऐसे में संसद अपना कानून बना सकती है और मान सकती है कि राज्य ने इसे स्वीकार कर लिया। अगला आर्टिकल है आर्टिकल 4 अनुच्छेद 4। इसमें क्या कहा गया है? इसमें कहा गया है अनुच्छेद 2 और 3 के द्वारा किया गया कोई भी कार्य संविधान संशोधन नहीं होगा। आर्टिकल 2 और 3 के माध्यम से हम जो राज्य के साथ करते हैं उसे संशोधन नहीं माना जाएगा, क्योंकि यह पहले से और संविधान में ऐसा प्रावधान पहले से मौजूद है जिसके माध्यम से हम राज्य की सीमाओं में परिवर्तन करना हो या किसी नए राज्य को शामिल करना हो, ये सभी कार्य शामिल हैं, तो इसे संशोधन नहीं माना जाएगा। आगे देखें, संविधान का 7वां संशोधन अधिनियम 1956 में अनुच्छेद 1 में संशोधन किया गया। अनुच्छेद 1 में संशोधन किया गया, जिसके तहत भागों के आधार पर राज्यों के विभाजन को समाप्त कर दिया गया था और भाग ए और बी के स्थान पर राज्यों का उपयोग किया गया। जैसे भाग ए और बी करके डिवाइड किया गया था, बाद में उसे राज्यों के नाम से संबोधित किया गया। भाग ए बी के स्थान पर राज्यों का उपयोग किया गया और भाग सी डी में राज्यों को
केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा प्रतिस्थापित किया गया। यानी उसमें कुल 14 राज्य थे और 5 केंद्र शासित प्रदेश थे। आगे हम कई सारे क्षेत्र को भारत में शामिल करते हैं जो भारतीय संघ से बाहर के होते हैं, तो उसमें संशोधन करना पड़ा था। जैसे 35वें संविधान संशोधन के माध्यम से 1974 में सिक्किम को भारत में विलय किया गया था। संशोधन के माध्यम से संविधान में अनुच्छेद 2A जोड़ा गया। उसमें क्या कहा गया है कि सिक्किम संघ से जुड़ा हुआ है, जबकि 10वीं अनुसूची संघ और सिक्किम के बीच सहयोग की विशेष शर्तों पे जोर देती है। 10वीं संविधान के 10वीं अनुसूची में उसके विशेष शर्तों पर जोर दिया गया। इसमें क्या कहा गया है कि सिक्किम के लोगों को विधानसभा और विभिन्न राजनीतिक संस्थाओं में खुद का प्रतिनिधित्व करने का अधिकार है, यानी यह अधिकार प्रदान करता है आर्टिकल 2A के माध्यम से। और 35वें संशोधन के माध्यम से 1974 में सिक्किम को भारतीय संघ में जोड़ा गया। आर्टिकल 1 के बाद आर्टिकल 3 में संशोधन किया गया था 5वें संशोधन अधिनियम 1955 के माध्यम से, जिसने 3 में संशोधन किया। मूल रूप से अनुच्छेद 3 जो है वो राज्यों के पुनर्गठन कानूनों पर राज्यों द्वारा विचार व्यक्त करने की जो समय सीमा थी उसको निर्धारित नहीं करता था, और यह आशंका थी कि राज्य किसी भी समय अवधि के लिए अपने विचार व्यक्त न करके राज्य पुनर्गठन अधिनियम के पारित होने में बाधा डाल सकते हैं। जैसे अब जो है वो अगर राज्य अगर नहीं अपना मत देती है, फिर भी संसद जो है वो राज्य की सीमाओं में संशोधन, नाम में संशोधन कर सकती है, लेकिन पहले ऐसे नहीं था। राज्य के विचार का वेट किया जाता था। बाद में इसी में संशोधन किया गया। संशोधित अनुच्छेद में क्या था, अब एक समय सीमा प्रदान करता है जिसके भीतर राज्यों को अपने विचार व्यक्त करने होते हैं, और यदि वे निर्दिष्ट समय के भीतर अपने विचार व्यक्त नहीं करते हैं तो विधेयक संसद द्वारा पारित किया जा सकता है। तो याद रखिएगा, आर्टिकल 3 में जो संशोधन किया गया 1955 में, यह 5वां संविधान संशोधन था। इसके माध्यम से जो समय सीमा जो निर्धारित नहीं थी उसको निर्धारित किया गया। जो राज्य जो अपना मशवरा या राय देगी कि राज्य का पुनर्गठन करना है कि नहीं करना या कैसे करना है उसको लेकर, तो इस पॉइंट्स को याद रखिएगा। अभी तक हमने जितने राज्यों का पुनर्गठन किया वह प्रशासनिक आधार था, उसकी सीमाएं क्षेत्र के आधार पर की गई। लेकिन अब क्या हुआ, दक्षिण क्षेत्रों में और अन्य क्षेत्रों में भी भाषाई आधार पर राज्यों के गठन की मांग उठने लगी। हालांकि आजादी से पूर्व संविधान सभा में और नेताओं में यह खास करके नेहरू जी ने इस बात को स्वीकारा था कि भाषाओं के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन करेंगे। लेकिन 1947 में भारत के विभाजन के बाद वह एक प्रकार का इथनिक विभाजन था, यानी धर्म के आधार पर विभाजित किया गया था, और भाषा के आधार पर अगर विभाजित करता तो ऐसा उनको शक था कि फिर किसी प्रकार की हिंसा ना हो या किसी प्रकार का इथनिक क्लिंजिंग ना हो। इसी के डर से राज्य के भाषा के आधार पर पुनर्गठन को आरंभ में मान्यता नहीं दी गई। इसी को लेकर 1948 में, जून 1948 में एक आयोग का गठन किया गया जिसका नाम था, सबसे पहला आयोग जो था भाषाई आधार पर राज्यों के गठन को लेकर, वो था धारा आयोग। याद रखिएगा, धारा आयोग काफी इंपॉर्टेंट है। यह जून 1948 में धारा आयोग के नेतृत्व में एक आयोग का गठन किया गया जिसने भाषाई प्रांतीय आयोग कहा जाता है। भाषाई प्रांतीय आयोग यानी भाषा के आधार पर प्रांत के गठन को लेकर यह आयोग था। दिसंबर 1948 में अपनी रिपोर्ट में आयोग ने भाषाई आधार के बजाय प्रशासनिक सुविधा के आधार पर राज्यों के गठन की सिफारिश करता है। परिणाम स्वरूप असंतोष फैल गया। धारा आयोग ने अपने रिपोर्ट में भाषाई आधार पर राज्य के पुनर्गठन को स्वीकार नहीं किया। उन्होंने प्रशासनिक सुविधा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन का समर्थन किया, जिसके कारण जनता में या उस भाषाई क्षेत्रीय व्यक्ति में असंतोष फैल गया और आंदोलन होने लगे। इस असंतोष को देखते हुए फिर एक नए कमेटी का गठन किया गया। उसका नाम था जेबीपी कमेटी, जिसमें जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल और पट्टाभी सीतारामैया इसके सदस्य थे। दिसंबर 1948 में कांग्रेस ने एक भाषाई प्रांत समिति का गठन किया जिसमें जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल और पट्टाभी सीतारामैया इसके सदस्य थे। इस समिति ने भी अप्रैल 1949 ईस्वी में अपनी रिपोर्ट में भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की बात को खारिज कर दिया, क्योंकि यही वो लोग थे जो नहीं चाहते थे कि भाषा के आधार पर गठन हो, क्योंकि पूर्व में उन्होंने भारत का विभाजन देखा था
और उसमें क्या परिदृश्य थी, क्या भयावह थी, इसकी चिंता को लेकर भाषाई आधार पर राज्यों के गठन के ये विरोधी थे। इसके बाद हुआ क्या, और असंतोष फैल गया और इसका विरोध होने लगा। जेवीपी समिति के रिपोर्ट से असंतोष फैल गया। आंध्र प्रदेश में 1952 में पोट्टी श्रीरामुलु नाम के कांग्रेस कार्यकर्ता ने अनशन शुरू किया। ये पहले कांग्रेसी कार्यकर्ता थे, इन्होंने अनशन शुरू कर दिया जो भाषाई आधार पर राज्यों का गठन हो। 56 दिनों की भूख हड़ताल के बाद इनकी मृत्यु हो गई। इनकी मृत्यु से सरकारें डर गई। परिणाम स्वरूप क्या हुआ, आंदोलन और उग्र हो गया। सरकार को आंध्र प्रदेश राज्य का निर्माण करना पड़ा। ये आंध्र प्रदेश राज्य जो है वो भाषाई आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य है। ये तेलुगु भाषी लोगों के लिए एक अलग राज्य था। इस प्रकार आंध्र प्रदेश 1 अक्टूबर 1953 को तेलुगु भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य बन गया। अब जब एक राज्य को आपने भाषा के आधार पर गठित कर दिया तो अन्य क्षेत्रों में भी इसको लेकर मांगे उठने लगी। इसी को लेकर एक और समिति का आयोग का गठन किया गया, फजल अली आयोग का। ये सारे याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है और इसवी को भी अगर याद रहे तो याद रखिएगा। ये भी याद रखिएगा कि भाषा के आधार पर गठन होने वाला पहला राज्य कौन सा था, वह आंध्र प्रदेश था, जिसे अक्टूबर 1953 में गठित किया गया तेलुगु भाषा के आधार पर। पोट्टी श्रीरामुलु को भी याद रखिएगा। इन्हीं के बलिदान यानी मृत्यु के बाद जो है भाषा के आधार पर तेलुगु राज्य का गठन किया गया था। चलिए देखते हैं फजल अली आयोग को। दिसंबर 1953 में सरकार ने न्यायमूर्ति फजल अली की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया। इस आयोग ने के 2 अन्य सदस्य के.एम. पणिकर और हृदयनाथ कुंजरू थे। आयोग ने 1955 में अपनी रिपोर्ट पेश की जिसमें भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन को स्वीकार किया गया। तो ये जो था फजल अली आयोग, इसने भाषा के आधार पर राज्य के गठन को स्वीकार कर लिया, लेकिन एक भाषा एक राज्य के सिद्धांत को अस्वीकार कर दिया गया। ऐसे तो भारत में 2500 से अधिक भाषाएं हैं, बोली हैं, तो इस आधार पर कई सारे राज्य बन जाते हैं। इसीलिए इस बात को स्वीकार नहीं किया गया कि सिर्फ एक भाषा के आधार पर राज्यों का गठन हो, लेकिन भाषा के आधार पर राज्यों के गठन के लिए यह मान गए। तो याद रखिएगा फजल अली आयोग को। इस आयोग की स्थापना हुई थी 1953 में और इसने अपना रिपोर्ट पेश किया था 1955 में, जिसने भाषाई आधार पर राज्यों के गठन का समर्थन किया था। फजल अली आयोग ने और क्या क्या निर्देश किए, इसके बाद क्या हुआ, इस आयोग ने राज्य के पुनर्गठन के लिए 4 तत्वों की पहचान की। पहला था देश की एकता सुरक्षा, भाषाई और सांस्कृतिक एकरूपता, वित्तीय और प्रशासनिक तर्क, प्रत्येक राज्य या पूरे देश में लोक कल्याण के लिए योजनाएं बनाना। इसमें आयोग ने संविधान में 4 भागों में वर्गीकरण को समाप्त कर दिया। पहले जो था भाग ए, बी, भाग सी, डी ऐसे करके विभाजित था, उसको समाप्त करके एक क्रम में लाया गया जिसमें 2 भागों में विभाजित किया गया, जिसमें 16 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेश के निर्माण की बात कही गई थी। इन सिफारिशों के आलोक में भारतीय संसद ने राज्य पुनर्गठन आयोग अधिनियम 1956 पारित किया, यानी यह 7वें संविधान संशोधन के माध्यम से राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 को पारित किया गया, जिसके आधार पर क्या किया गया, 14 राज्यों और 6 केंद्र शासित प्रदेश को गठन किया गया। 16 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेश के गठन की बात कही गई थी, जिसमें से 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों का गठन किया गया 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 के द्वारा। पहले जो 4 वर्गीकरण था उसको समाप्त करके राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में विभाजित किया गया। तो याद रखिएगा उसके आधार क्या थे, देश की एकता और सुरक्षा, भाषाई और सांस्कृतिक एकरूपता, वित्तीय और प्रशासनिक तर्क, प्रत्येक राज्य या पूरे देश में लोक कल्याण के लिए योजनाएं बनाना। इन सभी बातों को याद रखिएगा। इस आधार पर किन किन राज्यों का गठन किया गया 1956 के बाद, ये देख सकते हैं। 1956 के बाद बनाए गए राज्य और केंद्र शासित प्रदेश, तो सबसे पहले महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र 1960 में किया गया था, मराठी भाषियों के लिए एक अलग राज्य के रूप में इसका गठन किया गया। इसी महाराष्ट्र से अलग होकर गुजरात जो था वो बना था 1960 में, ये भी बना था। फिर 1961 में 14वें संवैधानिक संशोधन और 1962 द्वारा इसे केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था, दादरा और नगर हवेली को और गोवा और दमन द्वीप को। फिर क्या किया गया, पंडिचेरी जिसे वर्तमान में पुडुचेरी के नाम से जाना जाता है, इसे भी 14वें संवैधानिक संशोधन 1962 के द्वारा इसे केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। इन सभी पॉइंट्स को थोड़ा बहुत याद रखिएगा
क्योंकि इनसे भी प्रश्न बन सकते हैं। फिर 1963 में 16वें राज्य के रूप में नागालैंड का गठन हुआ। फिर हरियाणा का 17वां राज्य 1966 में, चंडीगढ़ का जो कि केंद्र शासित प्रदेश 1966 में। फिर हिमाचल प्रदेश 18वां राज्य के रूप में 1971 में। मणिपुर 19वां राज्य के रूप में 1972 में। हिमाचल प्रदेश को पंजाब से अलग किया गया था, वैसे पहले से कुछ पहाड़ी इलाके थे और कुछ पंजाब से अलग करके एक राज्य बनाया गया। फिर मणिपुर को 19वां राज्य के रूप में आसाम से अलग करके, त्रिपुरा को उसको भी आसाम से अलग करके 1972 में बनाया गया। मेघालय है उसे भी आसाम से अलग करके 21वें राज्य के रूप में 22वें संविधान संशोधन 1969 द्वारा स्वायत्त क्षेत्र बनाया गया और 1972 में इसे पूर्ण राज्य बना दिया गया। फिर आगे बना सिक्किम 22वें राज्य के रूप में, याद रखिएगा 22वें राज्य के रूप में सिक्किम 1974 के 35वें संविधान संशोधन के तहत एक संयुक्त राज्य के रूप में विलय कर दिया गया और फिर 1975 में 36वें संविधान संशोधन के द्वारा इसे पूर्ण राज्य बना दिया गया। सिक्किम जो कि पहले एक अलग देश था उसे भारतीय संघ में शामिल किया गया पहले आर्टिकल 2 के तहत, फिर 3 के तहत उसको 1936वें संविधान संशोधन 1975 के तहत उसे पूर्ण राज्य बना दिया गया। मिजोरम जो है उसे भी आसाम से अलग करके 23वां राज्य के रूप में 1987 में बनाया गया। अरुणाचल प्रदेश को भी 1987 में बनाया गया 24वें राज्य के रूप में, ये भी आसाम से अलग हुआ था। फिर महाराष्ट्र से अलग करके गोवा राज्य 25वें राज्य के रूप में 1987 में बनाया गया। इसे पुर्तगालियों से मुक्त कराया गया था। आगे छत्तीसगढ़ को 26वें राज्य के रूप में मध्य प्रदेश से अलग करके 1 नवंबर 2000 ईस्वी को बनाया गया। फिर उत्तराखंड 27वां राज्य, उसे उत्तर प्रदेश से अलग करके 9 नवंबर 2000 ईस्वी को बनाया गया। उसके बाद झारखंड राज्य 28वां राज्य के रूप में 15 नवंबर 2000 को बिहार से अलग करके बनाया गया। फिर तेलंगाना 29वें राज्य के रूप में 2 जून 2014 को किया गया। इसे आंध्र प्रदेश राज्य से अलग करके बनाया गया। तो याद रखिएगा 1956 के बाद ये सभी राज्य बने थे। तो आज हमने संघ और उसके राज्य क्षेत्र को देखा था और आर्टिकल 1 से 4 तक भाग 1 के रूप में देखा था, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। सारे पॉइंट्स को याद रखिएगा, हमने क्या क्या पढ़ा है आज। अब इन पर आधारित हम कुछ प्रश्नों को देखेंगे। याद रखिए सबको, अनुच्छेद 1 में क्या था, भारत जो है, इंडिया अर्थात भारत जो है वो राज्यों का संघ है। आर्टिकल 2 में क्या था, यानी नए राज्यों के प्रवेश से संबंधित है, जो कि भारतीय संघ का भाग नहीं है। आर्टिकल 3 में क्या था, आर्टिकल 3 में भारतीय संघ के जो क्षेत्र है उसके क्षेत्र और सीमाओं में परिवर्तन करके नए राज्यों के गठन के संबंध में था आर्टिकल 3। और फिर आर्टिकल 4 जो है वो 2 और 3 में आने वाले राज्यों के लिए उस राज्य क्षेत्र की सीमाओं और क्षेत्र में परिवर्तन को संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा, यानी संविधान संशोधन नहीं होगा, उसे आर्टिकल 2-3 के माध्यम से आसानी से किया जा सकता है, संविधान संशोधन करने की जरूरत नहीं है। फिर हमने भाषाई आधार पे कई सारे आयोग बने थे जिसके आदेश के आधार पर, जैसे धर आयोग था, जेवीपी आयोग था, फजल अली आयोग था, जिसके सिफारिश के आधार पर हमने राज्यों के गठन की बात की गई थी। फिर श्री पोटी श्री रामुलु के आंदोलन अनशन के बाद, उनकी मृत्यु के बाद पहला राज्य जो था 1953 में आंध्र प्रदेश को तेलुगु राज्य भाषा के आधार पर गठित किया गया, जो कि ऐसा पहला राज्य था जो भाषा के आधार पर बना था। आगे हमने महाराष्ट्र, गुजरात आदि कई सारे राज्यों का गठन किया। तो सारे पॉइंट्स आज के याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट थे। चलिए देखते हैं आज के हम अपने प्रश्नों को। आज का हमारा पहला प्रश्न है, यदि भारतीय संघ का एक नया राज्य बनाया जाना है तो संविधान की निम्नलिखित अनुसूचियों में किसमें संशोधन किया जाना चाहिए। तो भारतीय संघ का एक नया राज्य बनाया जाना है तो संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुसूची में संशोधन करना है। ऑप्शन दिया है, ऑप्शन 1 प्रथम अनुसूची में, ऑप्शन बी है द्वितीय, ऑप्शन सी तृतीय, ऑप्शन डी पांचवी। तो आज हमने पहली अनुसूची को ही पढ़ा था, तो इस प्रश्न के उत्तर आसानी से दिए जा सकते हैं। प्रथम अनुसूची के माध्यम से नए राज्य को बनाया जा सकता है भारतीय संघ के अधीन। नए राज्य का गठन करना, उसके नाम सीमा में परिवर्तन करना हो, ये प्रथम अनुसूची यानी पहली अनुसूची में आता है। तो याद रखिएगा, अभी हमने इसको देखे थे। चलते हैं अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संघ पूर्ण राज्यों के रूप में निम्नलिखित राज्यों के गठन का सही कालानुक्रम, यानी किस कब कौन कौन सा राज्य गठन किया गया, इसको देखना है और किस ईस्वी में किया गया उसी को एक क्रम में सजाना है। तो ऑप्शन दिया है, ऑप्शन ए
सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और हरियाणा। दूसरा ऑप्शन है नागालैंड, हरियाणा, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। तीसरा ऑप्शन है सिक्किम, हरियाणा, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश। चौथा ऑप्शन है नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और हरियाणा। तो कौन सा होगा? तो सबसे पहले याद रखिएगा, नागालैंड का गठन जो हुआ था वह 1963 में हुआ था। 1963 में नागालैंड का गठन हुआ था। हरियाणा का 1966 में हुआ था। और फिर सिक्किम का जो है वह 1974 में हुआ था शायद। और अरुणाचल प्रदेश का जो हुआ था 1987 में, 86-87 में हुआ था इसका गठन। और ये 74-75 में हुआ था सिक्किम राज्य का गठन। तो देखिए कौन सा क्रम सही होगा। 1963 में सबसे पहले नागालैंड, तो नागालैंड, उसके बाद हुआ था 1966 में हरियाणा का, तो नागालैंड के बाद हरियाणा। सेकंड ऑप्शन इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। याद रखिएगा, अगर ईस्वी को याद रखेंगे तो ये काफी आसान है, आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अभी हमने देखा था इसको। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में केंद्र शासित प्रदेशों की अवधारणा निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा पेश की गई थी? ऑप्शन है, ऑप्शन ए संविधान संशोधन, चौथा संशोधन अधिनियम 1955, दूसरा है 7वां संशोधन अधिनियम 1956, सी है 8वां संशोधन अधिनियम 1959, डी है 11वां संशोधन अधिनियम 1961। तो क्या है प्रश्न, क्या है फिर से पढ़ते हैं। भारतीय संविधान में केंद्र शासित प्रदेशों की अवधारणा निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा पेश की गई थी? केंद्र शासित प्रदेश की अवधारणा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 7वां संशोधन अधिनियम 1956 के तहत केंद्र शासित प्रदेश यानी यूनियन टेरिटरी की अवधारणा दी गई थी। ये इसीलिए दी गई थी क्योंकि कई छोटे छोटे क्षेत्र थे जिनको राज्य बनाना संभव नहीं था, लेकिन उनकी संस्कृति और बहुत सारे तत्व जो थे उस क्षेत्र में कुछ विशेष थे या अन्य राज्यों से अलग थे, इसीलिए उसको एक विशेष राज्य के रूप में, केंद्र शासित प्रदेश के रूप में शामिल किया गया। देख सकते हैं आप, केंद्र शासित प्रदेश की अवधारणा जो है वो भारतीय संविधान का 7वां संशोधन अधिनियम 1956 के द्वारा पेश किया गया था। केंद्र शासित प्रदेश के वे क्षेत्र जो स्वतंत्र होने के लिए बहुत छोटे या आसपास के राज्यों से इतने अलग है कि उसे उसके साथ विलय नहीं किया जा सकता है, इसीलिए उसे केंद्रीय प्रशासन के अंतर्गत लाया गया और उसे यूनियन टेरिटरी यानी केंद्र शासित प्रदेश घोषित किया गया। तो ये 7वां संशोधन अधिनियम 1956 के द्वारा पेश किया गया था, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित जोरों पर विचार करें। प्रश्न है निम्नलिखित जोरों पर विचार करें। क्या है? पहला कथन दिया है, एक अनुच्छेद 4 अनुच्छेद 2 और 3 के तहत बनाए गए कानूनों को अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन माना गया। अनुच्छेद 4 में दिया गया है कि अनुच्छेद 2 और 3 के तहत बनाए गए कानून को अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन माना गया। क्या हमने ऐसा पढ़ा? याद रखिएगा। अनुच्छेद 2 नए राज्यों के प्रवेश या स्थापना से संबंधित है। 3 है अनुच्छेद 3 नए राज्यों के गठन और मौजूदा राज्यों के क्षेत्र और सीमाओं या नामों में परिवर्तन से संबंधित है। चौथा है अनुच्छेद 368 संविधान में संशोधन से संबंधित है। तो देखते हैं निम्नलिखित में से कितने जोड़े सही ढंग से मेल खाते हैं। इसमें एक का आंसर आप नहीं दे सकते, हो सकता है, लेकिन बाकी 3 के आधार पर आप कह ही सकते हैं। पहला है अनुच्छेद 4 अनुच्छेद 2 और 3 के तहत बनाए गए कानून को अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन माना जाता है। ये बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं है। अनुच्छेद 2 और 3 के तहत संशोधन करने की जरूरत नहीं होती और सामान्य बहुमत से ही पारित हो जाती है। उसमें 368 के तहत संविधान संशोधन की जरूरत नहीं पड़ती। तो पहला कथन तो बिल्कुल गलत है। दूसरा कथन है अनुच्छेद 2 नए राज्यों के प्रवेश या स्थापना से संबंधित है। तो ये हमने पढ़ा, भारतीय संघ में नए राज्यों का प्रवेश करना है या उसकी स्थापना करना है, यह अनुच्छेद 2 में दिया गया है। ये बिल्कुल सही है। तीसरा है नए राज्यों के गठन और मौजूदा राज्य के क्षेत्रों और सीमाओं में परिवर्तन करना है, तो यह अनुच्छेद 3 के तहत होगा। यह भारतीय संघ के अधीन वाले राज्य से संबंधित है, तो ये भी सही है। चौथा है अनुच्छेद 368 संविधान में संशोधन से संबंधित है। ये बिल्कुल सत्य बात है। अनुच्छेद 368 के तहत ही संविधान में संशोधन किया जाता है। तो उसमें से 2, 3 और 4 कथन सही है, पहला कथन गलत है। तो उसमें से 3 जोड़े सही हुए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, केवल 3 जोड़े सही है। सारे पॉइंट्स याद रखिएगा, क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट थे
इसी प्रकार के क्वेश्चन अक्सर बीपीएससी, यूपीएससी और कई सारे आजकल तो बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इसी पैटर्न पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो याद रखिएगा। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित जोड़ों पर विचार कीजिए। ये भी क्वेश्चन देखने में तो कठिन लग रहा है, लेकिन ऐसा है नहीं। चलिए पढ़ते हैं। निम्नलिखित जोड़ों पर विचार कीजिए। कथन दिया है, 2 या 2 से अधिक राज्य या राज्यों के हिस्से को मिलाकर एक नए राज्य बनाना राष्ट्रपति के पूर्व सिफारिश की आवश्यकता होती है। हमने अभी पढ़ा था, याद रखिएगा। दूसरा कथन है, किसी राज्य का क्षेत्रफल बढ़ाना संबंधित राज्य विधानमंडल के विचार की आवश्यकता नहीं है। फिर है तीसरा, किसी राज्य की सीमाओं में परिवर्तन करना संबंधित राज्य के विधानमंडल के विचारों की आवश्यकता है। चौथा है, किसी राज्य का नाम बदलना संसद राज्य विधानमंडल के विचारों से बंधी है। इस क्वेश्चन का आंसर वैसे आप आसानी से दे सकते हैं। देखिए फिर से देखते हैं। ऑप्शन दिया है इसमें केवल 1 जोड़ा, 2 जोड़ा, 3 जोड़ा और सभी 4 जोड़े सही हैं। बताना है इसमें से कौन कौन सही है। तो फिर से देखते हैं। 2 या 2 से अधिक राज्यों एवं राज्य के हिस्से को मिलाकर एक नया राज्य बनाना राष्ट्रपति की पूर्व सिफारिश की आवश्यकता है। हमने पढ़ा था अभी, जो राष्ट्रपति की पूर्व सिफारिश पर ही ऐसा किया जा सकता है। दूसरा है, किसी राज्य का क्षेत्रफल बढ़ाना संबंधित राज्य विधानमंडल के विचारों की आवश्यकता नहीं। ऐसा नहीं है, उसका विचार लिया जाता है, भले ही उसको वह बाध्य नहीं है, लेकिन बाध्यकारी नहीं है, लेकिन विचार लिया जाता है। तीसरा है, किसी राज्य की सीमाओं में परिवर्तन करना संबंधित राज्य विधानमंडल के विचार की आवश्यकता है। बिल्कुल सही बात है, विचार की आवश्यकता होती है, विचार लिया भी जाता है, भले ही उसको फॉलो किया जाए या ना किया जाए। किसी राज्य का नाम बदलना संसद राज्य विधानमंडल के विचारों से बंधी है। बिल्कुल गलत बात, विचारों से बंधी हुई नहीं है, सिर्फ विचार ले सकते हैं, सलाहकारी परामर्श है। तो याद रखिएगा, तो इसमें से केवल 2 कथन ही सही हुए, पहला और तीसरा कथन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा बी, केवल 2 जोड़े सही हैं। बी नंबर सही है, बाकी 2 गलत है। याद रखिएगा, आज हमने कुल 5 प्रश्नों को देखा और कई सारे आर्टिकल्स को देखा और उसको डिटेल में पढ़ा। ये काफी इंपॉर्टेंट थे। आगे हम इसी प्रकार क्रम जारी रखेंगे। सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे और प्रश्न भी काफी इंपॉर्टेंट थे। इसी तरह के प्रश्न बनते हैं आजकल, तो याद रखिएगा सभी को। अगर वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों में, ताकि अधिक से अधिक लोग इसका लाभ उठा सके। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे भी सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।